हेलो प्रिय विद्यार्थियों, कॉलेज शिक्षा विभाग राजस्थान के ज्ञानदूत 2.0 चैनल पे मैं डॉक्टर ज्योति सिडाना, सहायक आचार्य समाजशास्त्र विभाग, आज आपके साथ कार्ल मार्क्स को डिस्कस करूंगी। कार्ल मार्क्स केवल समाजशास्त्र से ही नहीं जुड़े हैं, बल्कि ये एक ऐसे समाज वैज्ञानिक हैं जिनको हम समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र, लोक प्रशासन, अर्थशास्त्र, लगभग सभी विषयों में पढ़ते हैं। सभी विषयों में इन्होंने कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट किया है, तो इनको आप दार्शनिक कहिए, समाजशास्त्री कहिए, अर्थशास्त्र से जोड़िए, राजनीतिक विज्ञान से जोड़िए, किसी भी विषय से आप इन्हें जोड़ सकते हैं। समाजशास्त्र में जब हम इनकी बात करेंगे आज, तो बहुत सारे इनके ऐसे कंसेप्ट्स हैं जो इस चैनल पर आप अच्छे से पढ़ भी चुके हैं, देख भी चुके हैं, जैसे एलिनेशन का कंसेप्ट है, हिस्टोरिकल मैटेरियलिज्म का कंसेप्ट है ना। तो आपने इनके कई कंसेप्ट्स पढ़े हैं। इस पर आज हम चर्चा करेंगे वर्ग संघर्ष की। आपने जब भी कहीं भी सुना हो, चाहे अर्थशास्त्र में, दर्शन शास्त्र में, इतिहास में, पॉलिटिकल साइंस, फिलॉसफी में, कहीं भी इनका नाम सुना हो, बेसिकली आप इनका नाम संघर्ष सिद्धांत से जोड़ते हैं, यानी कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी से इनका नाम जोड़ा जाता है। आपने अपने पूर्व की कक्षाओं में या अभी वर्तमान में आप अगर पढ़ रहे हैं इसको, तो आपने इनको पढ़ा होगा, सोशलाइजेशन की थ्योरी में पढ़ा होगा, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन की थ्योरी में पढ़ा होगा। जब कॉन्फ्लिक्ट अप्रोच हम पढ़ते हैं समाजशास्त्र या एंथ्रोपोलॉजी को समझने में, तब आपने इनको पढ़ा होगा। तो जब भी कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी की बात होती है, तो कार्ल मार्क्स का नाम सबसे पहले लिया जाता है, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी और मार्क्स ये आपस में एसोसिएटेड हैं। लोग जनरली कार्ल मार्क्स की थ्योरी को, संघर्ष के सिद्धांत को हमेशा कार्ल मार्क्स के साथ जोड़ते हैं, जबकि उसके बाद भी बहुत सारे लोगों ने वर्ग संघर्ष या कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी की बात की है, लेकिन बेसिकली जो है वो मार्क्स के साथ जोड़ती है। उसका जो इनिशिएशन है वो मार्क्स के साथ हुआ। तो आज हम बात करेंगे क्लास कॉन्फ्लिक्ट की, यानी वर्ग संघर्ष क्या है। मार्क्स जो थे, उनका जो समय है वो है 1800 से लेकर 1883 तक। कुछ इनकी फेमस बुक्स हैं जो कि आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछी जाती हैं, या इंटरव्यू के दौरान, या फिर जब आप कभी लॉन्ग क्वेश्चन लिखते हैं, ऐसे टाइप क्वेश्चन लिखते हैं, तो किस कंसेप्ट को उन्होंने किस बुक में रेफर किया है या कहाँ एक्सप्लेन किया है, अगर हमें बुक याद होती है तो हम उसको वहां कोट कर सकते हैं। उससे हमें मार्क्स भी अच्छे मिलते हैं और उसको सपोर्ट मिल जाता है, एक रेफरेंस दे देते हैं कि हमने अगर इस टॉपिक पे लिखा है और इस टॉपिक पे अगर किसी को बहुत डिटेल में पढ़ना है तो वो उनकी इस बुक को पढ़ सकता है, तो इससे बहुत फायदा होता है। तो उनकी जो फेमस बुक्स है उनमें से कुछ मैंने यहाँ आपके सामने रखी हैं, जैसे इकोनॉमिक एंड फिलोसॉफिकल मैन्युस्क्रिप्ट्स ऑफ 1844, जर्मन फिलोसोफर, द क्लास स्ट्रगल इन फ्रांस, होली फैमिली, दास कैपिटल जो कि 3 वॉल्यूम में है, और फिर कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। ये जो कुछ प्रमुख किताबें हैं जो कि हमें टिप्स पे याद होनी चाहिए कि ये कार्ल मार्क्स की बुक्स हैं जिनमें इन्होंने अपने जो सिद्धांत या कंसेप्ट है उनकी चर्चा की है। अब कुछ मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस की हम बात कर लेते हैं। कार्ल मार्क्स को जाना जाता है, जैसे मैंने भी कहा, कि स्ट्रगल या कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी के कारण। इनका जो मेजर फोकल पॉइंट है वो है क्लास का कंसेप्ट। तो क्लास स्ट्रगल है, हिस्टोरिकल मैटेरियलिज्म है, एलिनेशन है, स्ट्रक्चर, सुपर स्ट्रक्चर, बेस स्ट्रक्चर है, सरप्लस वैल्यू है, डायलेक्टिकल मैटेरियलिज्म है, और फॉल्स कॉन्शियसनेस है। इसके अलावा भी रिलीजन है, एजुकेशन है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिस पर इन्होंने काम किया है। लेकिन हम अभी यहाँ बात कर रहे हैं जो कि आपके सिलेबस से डायरेक्ट जुड़ते हैं और जिनको कहीं ना कहीं आपको यूज करना होता है, जिन पे स्ट्रेट सवाल बनते हैं। इसमें से आपने एलिनेशन है, हिस्टोरिकल मैटेरियलिज्म है, सरप्लस वैल्यू है, वो पिछले कुछ दिनों में इसी चैनल पे देखा और सुना होगा। चलिए, जो अब हमारा मेजर जो कंसेप्ट है वो है आज का क्लास स्ट्रगल, यानी पहले हमें समझना है वर्ग की अवधारणा क्या है, वर्ग क्या होता है। वर्ग की अवधारणा सबसे पहले उन्होंने अपनी पुस्तक कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में प्रस्तुत किया था, और उन्होंने बताया था कि वर्ग क्या है। वर्ग एक इकोनॉमिक कंसेप्ट है, एक आर्थिक अवधारणा है, और वर्ग जो है वो बेसिकली
इन्होंने जब विभिन्न जगह के इतिहास का विश्लेषण किया, एनालिसिस किया, तो उन सब के आधार पर इन्होंने निकाला कि अब तक के सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। यानी जितनी भी सोसाइटी इमर्ज हुई है, उनकी अगर हम बैकग्राउंड में या उनकी हिस्ट्री में जाएंगे तो ये उन्होंने एक कंक्लूजन निकाला कि हर जो नेक्स्ट समाज क्रिएट हुआ उससे पहले उस समाज में वर्ग संघर्ष हुआ, 2 वर्गों में संघर्ष हुआ और फिर समाज की नेक्स्ट स्टेज आई, यानी डेवलप्ड स्टेज आई। और हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म जब आपने पढ़ा होगा तो उसमें बताया कि कैसे इन्होंने जब क्लासिफिकेशन किया समाज का, कि पहले आदिम साम्यवाद का समाज था, फिर दास समाज आया, फिर सामंती समाज आया, पूंजीवादी समाज आया, फिर समाजवादी समाज की ओर इन्होंने इशारा किया कि आगे समाज बढ़ेगा। तो एक समाज से दूसरे समाज की तरफ हम जब जाते हैं, यानी एक जब समाज का विकास हुआ, यानी उसकी हिस्ट्री जो है वो क्या है, वर्ग संघर्ष का इतिहास है। यानी हर समाज के विकास के पीछे क्या है, वर्गों का संघर्ष है, और वर्ग संघर्ष होता है तब सोसाइटी में चेंज आता है और सोसाइटी अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ती है। तो इसीलिए उन्होंने ये कंसेप्ट, ये स्टेटमेंट दिया कि अभी तक के सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है, कि जब जब समाज में क्लास कॉन्फ्लिक्ट होता है, क्लासेस में कॉन्फ्लिक्ट होता है, तभी जाके चेंज आता है और सोसाइटी आगे की तरफ मूव करती है। जब इन्होंने वर्ग को परिभाषित किया तो वर्ग की परिभाषा में ये बताते हैं कि सामाजिक वर्ग व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है या समुच्चय है जो उत्पादन के संगठन में, यानी जो इकोनॉमिक यूनिट है जहां काम करते हैं, तो उत्पादन के संगठन में समान प्रकार की भूमिका निभाता हो, वो समूह जो है वो वर्ग कहलाता है। यानी उत्पादन के साधनों पर जिनका समान स्वामित्व हो, कंट्रोल हो, रिसोर्सेस पे इक्वल कंट्रोल जिनका होता है, वो समूह जो है, वो समूह या समुच्चय जो होता है वो वर्ग कहलाता है। यानी उत्पादन का जो संगठन है, यानी जो इकोनॉमिक यूनिट है, उसमें जो सेम रोल करने वाले लोग हैं, एक जैसा रोल का निर्वाह करने वाले लोग हैं, वो समूह वर्ग कहलाता है। व्यक्तियों का वो समूह सामाजिक वर्ग कहलाता है, सोशल क्लास कहलाता है। अब चूंकि ये आर्थिक अवधारणा, यानी किसी की भी धन संपत्ति है ना, उन सबको देखकर हम किसी भी वर्ग का निर्धारण करते हैं कि ये किस वर्ग में आता है। जनरली हम सामान्य तौर पर बात करते हैं कि उच्च वर्ग है, मध्य वर्ग है, निम्न वर्ग है। तो आप कैसे बताते हैं ये उच्च, मध्य और निम्न है? उसकी प्रॉपर्टी है ना, उसके पास जो भी उसकी हेरिटेज है, संपत्ति है, उसके पास धन है, उन सबको देखकर आप उसकी समाज में का क्या स्थिति है, उसका वर्ग क्या है, उसका हम निर्धारण करते हैं कि वो उच्च वर्ग में आता है, कि वो मध्य वर्ग में आता है, कि वो निम्न वर्ग होता है। उसकी इनकम है, उसके पास रिसोर्सेज हैं, उन सबको देखकर हम किसी के भी वर्ग का निर्धारण करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि वर्ग एक आर्थिक अवधारणा है। मार्क्स ये मानते थे कि सभी समाज में, जितने भी समाज है, केवल 2 ही वर्ग होते हैं। कैसे, ये अभी हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ एक चार्ट के माध्यम से मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि वर्ग क्या है। वर्ग वो जैसे अभी हमने डिफाइन किया कि उत्पादन के जो संगठन है उनमें समान भूमिका निभाने वाले लोगों का समूह एक वर्ग को निर्मित करता है। मार्क्स का ये कहना था कि वर्ग के लिए 2 आधार होते हैं। देयर आर 2 बेसिस ऑफ क्लासेस। कौन से? पहला उत्पादन के साधन यानी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, और दूसरा हित संबंधी चेतना यानी क्लास कॉन्शियसनेस। उत्पादन के जो साधन है वो कौन कौन से हैं? अगर आप लोगों ने इकोनॉमिक्स पढ़ी है तो अच्छे से आप जानते होंगे, भूमि, पूंजी और श्रम। इकोनॉमिक्स में हम इसमें एक और जोड़ देते हैं और वो है जोखिम, रिस्क। तो भूमि का स्वामी भूस्वामी, पूंजी का पूंजीपति और श्रम का श्रमिक। जैसा मैंने कहा कि मार्क्स ने कहा कि हर समाज में केवल 2 ही वर्ग होते हैं। आप चाहे उत्पादन के साधनों के आधार पर देखिए, चाहे क्लास कॉन्शियसनेस के आधार पर देखिए या क्लास इंटरेस्ट के आधार पर देखिए, 2 ही प्रकार के वर्ग बनते हैं। जब हम उत्पादन के साधन, हमने कहा 3 है, लेकिन वर्ग 2 हैं। जो भूमि स्वामी है, भूस्वामी है और पूंजीपति है, वो एक कंबाइंड क्लास को जो है कॉन्स्टिट्यूट करता है। और दूसरी तरफ हो गया श्रमिक, यानी एक हो गया पूंजीपति और एक हो गया श्रमिक। इसको अभी हाफ हम इसको आगे समझते हैं। जो हमने ये हित संबंधी चेतना का लिखा है, इस पर हम वापस आएंगे। अभी इसको यहीं छोड़ते हैं क्योंकि हमें ये जो ग्राफ है भूमि पूंजीपति का और श्रमिक का, इसको आगे कंप्लीट करना है। अब ये देखिए, जैसे मैंने कहा कि 2 वर्ग हैं अकॉर्डिंग टू मार्क्स, भूस्वामी और पूंजीपति एक वर्ग में आता है और दूसरा है श्रमिक या मजदूर वर्ग। क्योंकि अभी तक के जितने भी समाज है उनमें 2 ही वर्ग एग्जिस्ट करते हैं, ऐसा मार्क्स मानते थे। भूस्वामी या जो पूंजीपति है उसको उन्होंने नाम दिया बुर्जुआ।
और श्रमिक और मजदूर को उन्होंने नाम दिया सर्वहारा। बुर्जुआ को हम और भी कई नामों से जानते हैं, जैसे हैव्स, शासक, शोषक वर्ग, और सर्वहारा को यानी जो मजदूर या श्रमिक वर्ग है उसको हैव्स नॉट, शासित और शोषित। हैव्स जिसके पास सब कुछ है, और हैव्स नॉट जिसके पास उसके श्रम के अलावा और कुछ नहीं है। तो दो क्लासेस अकॉर्डिंग टू मार्क्स कौन कौन सी है, बुर्जुआ और सर्वहारा। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं कि ये वर्गीकरण किसने दिया, या मार्क्स का क्लास का वर्गीकरण क्या है। तो पूंजीपति और श्रमिक ना लिख के हमें लिखना पड़ता है कि बुर्जुआ और सर्वहारा, ये दो कंसेप्ट कार्ल मार्क्स ने अपनी थ्योरी में दिए हैं। अब दोनों के इंटरेस्ट देखिए, दो वर्ग हो गए, एक बुर्जुआ और एक सर्वहारा। बुर्जुआ का जो इंटरेस्ट है वो है अधिक से अधिक लाभ कमाना, टू अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट। और सर्वहारा का क्या हित होता है, या क्या इंटरेस्ट होता है, उसका होता है कि उसको उसकी मेहनत के अनुसार, यानी उसको उपयुक्त वेतन मिले, मजदूरी मिले, और जो भी उसने काम किया है उसके अकॉर्डिंग उसको मजदूरी या वेतन मिलता रहे, और उसको जो काम की जो दशाएं हैं यानी वर्किंग कंडीशन है वो उसकी प्रॉपर होनी चाहिए। वो एक अच्छी वर्किंग कंडीशन में काम करना चाहता है और उसको सैलरी उसके काम के अकॉर्डिंग मिलनी चाहिए। तो दोनों के हित अगेंस्ट, एक दूसरे के विपरीत है। इसमें देखिए डायलेक्टिक्स है। अगर बुर्जुआ का हित पूरा होता है कि अधिक से अधिक लाभ कमाएगा, तो उसको उपयुक्त वेतन और वर्किंग कंडीशंस पे उसकी ध्यान नहीं देगा मजदूर की, और अगर वो इन पर खर्च ज्यादा करता है तो उसके लाभ में कमी होगी। तो जो बुर्जुआ और सर्वहारा है उनके जो इंटरेस्ट है वो आपस में विपरीत है। तो इंटरेस्ट क्लैश ऑफ इंटरेस्ट होता है, यानी हित संबंधी उनमें दो वर्ग है और दोनों वर्गों में अपने अपने हितों को लेकर संघर्ष होता है। तो अंतर विरोधी हित है, दोनों में विरोधी हित होंगे, तो क्या होगा, संघर्ष होगा, और संघर्ष होगा तो समाज में बदलाव आएगा, क्योंकि दोनों में से कोई एक जीतेगा और समाज का नेक्स्ट स्टेप आएगा। जैसे मैंने अभी याद दिलाया था आपको कि जब आप हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म पढ़ते हैं तो आपने पढ़ा होगा कि सबसे पहले एक समाज था, उसके बाद फिर दास समाज आया, आदिम समाज, फिर दास समाज सॉरी, फिर सामंती समाज, और फिर पूंजीपति समाज आया। तो ये जो समाज आए, ये कैसे आए, हर समाज में दो वर्गों के बीच विरोधी हित हुए, उनमें संघर्ष हुआ, और संघर्ष के बाद सोसाइटी में नया चेंज आया, यानी नेक्स्ट सोसाइटी ने पहली सोसाइटी को रिप्लेस कर दिया, यानी समाज में परिवर्तन। तो वर्ग संघर्ष का जो परिणाम है वो है समाज में परिवर्तन। ठीक है, इसीलिए संघर्ष जो है सामाजिक परिवर्तन की एक केंद्रीय इकाई है, यानी सेंट्रल यूनिट है। ठीक है, फोकल पॉइंट है, ऐसा कार्ल मार्क्स के नजरिए से हम समझ सकते हैं। अब वापस हम पुराने स्लाइड पे आते हैं, जहां हमने हित संबंधी चेतना, यानी मार्क्स के अनुसार जो वर्ग के निर्माण का दूसरा आधार है वो है हित संबंधी चेतना। ठीक है, अब हित संबंधी चेतना के इन्होंने दो स्तर बताए, एक चेतना का उच्च स्तर और एक चेतना का निम्न स्तर। चेतना का उच्च स्तर, उसको मार्क्स ने नाम दिया स्वयं के लिए वर्ग, और चेतना का निम्न स्तर को नाम दिया स्वयं में वर्ग, क्लास इन इटसेल्फ, क्लास फॉर इटसेल्फ। यानी देखा जाए तो ये दोनों में होता है। ऐसा नहीं है कि हम इसको कहेंगे कि चेतना का उच्च स्तर तो है वो बुर्जुआ के लिए है और चेतना का निम्न स्तर सर्वहारा के लिए, नहीं, ये बुर्जुआ और सर्वहारा दोनों में दोनों ही प्रकार के स्तर होते हैं। चेतना का उच्च स्तर बुर्जुआ में भी होता है और सर्वहारा में भी होता है, निम्न स्तर भी बुर्जुआ में भी होता है और सर्वहारा में। मतलब क्या है, चेतना का उच्च स्तर स्वयं के लिए वर्ग, हम यानी चेतना का उच्च स्तर उसे कहेंगे कि जब पूरा वर्ग, जो एक वर्ग है, चाहे वो श्रमिकों का है चाहे बुर्जुओं का है, वो सभी के हित के लिए लड़ाई करता है, संघर्ष करता है, डिमांड करता है, तब आप कहते हैं इस सब में चेतना का उच्च स्तर है, यानी सभी की सामूहिकता के लिए हम संघर्ष करते हैं। ठीक है, और दूसरा चेतना का निम्न स्तर, सिर्फ आप सेल्फ सेंटर्ड होकर केवल अपने हित की सोचते हो कि मेरे को मिल जाए या मेरा पर्पस पूरा हो जाए, बाकी की मुझे चिंता नहीं है। तो चेतना का उच्च स्तर जहां आप सामूहिकता के लिए सवाल खड़े करते हैं या सामूहिकता के लिए संघर्ष करते हैं, और चेतना का निम्न स्तर जहां सिर्फ आप सेल्फ सेंटर्ड होकर या लिमिटेड रिसोर्सेज के लिए ही काम करते हैं और उन्हीं के लिए चिंता करते हैं। तो स्वयं के लिए वर्ग और स्वयं में वर्ग। तो यहाँ भी देखिए दो प्रकार के वर्ग बने, एक क्लास इन इटसेल्फ और एक क्लास फॉर इटसेल्फ। तो वही चीज की जब भी दो विपरीत चीजें होती हैं, आपको मार्क्स का डायलेक्टिक का कंसेप्ट याद होना चाहिए कि डायलेक्टिक क्या है, दो विपरीत चीजें हमेशा एक साथ रहती हैं। इसलिए सर्वहारा और बुर्जुआ दोनों के विपरीत ही और एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। ऐसे ही
क्लास इन इटसेल्फ और क्लास फॉर इटसेल्फ दो विपरीत है, एक में उच्च स्तर है चेतना का और एक में निम्न स्तर है, तो दोनों एक साथ रहते हैं। और जब दो विपरीत स्थितियां एक साथ रहती हैं तो उनमें संघर्ष होता है, अंतर विरोधी हित होते हैं, संघर्ष होता है, परिणाम स्वरूप समाज में बदलाव आता है। तो दोनों ही आधारों पर हम कहते हैं कि समाज में संघर्ष होता है और फिर परिवर्तन होता है। अब सवाल उठता है कि क्या ये वर्ग प्रारंभ से ही थे? नहीं। अगर हम क्लासिफिकेशन देखें मार्क्स का, आदिम साम्यवाद का युग, फिर दास युग, फिर सामान्य, फिर पूंजीवाद, तो जब आदिम साम्यवाद का युग था तो वर्ग की अवधारणा नहीं थी, यानी वर्गहीन समाज थे, वर्ग थे ही नहीं उस समय, अवर्गीय समाज थे, एक क्लास सोसाइटीज थी। तो कब हुई वर्ग की उत्पत्ति? जब प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट आया और श्रम का विभाजन होने लगा। मार्क्स का कहना है कि ये दो कारण, प्राइवेट प्रॉपर्टी और डिवीजन ऑफ लेबर यानी व्यक्तिगत संपत्ति की उत्पत्ति और श्रम विभाजन के कारण समाज में असमानता उत्पन्न हुई, और इस असमानता या इस इनइक्वालिटी के कारण ही वर्ग की अवधारणा उत्पन्न हुई। तो वर्ग की अवधारणा के पीछे एक तो प्राइवेट प्रॉपर्टी, एक डिवीजन ऑफ लेबर, और तीसरा इन दोनों के परिणाम स्वरूप जो असमानता या इनइक्वालिटी जनरेट हुई सोसाइटी में, उसने वर्ग को कॉन्स्टिट्यूट किया। तो फिर दास समाज से हम मानकर चलते हैं कि वर्ग की उत्पत्ति हुई, क्योंकि स्वामी और दास है ना, और दास जो था वो स्वामी का व्यक्तिगत संपत्ति होता था, प्राइवेट प्रॉपर्टी होता था। डिवीजन ऑफ लेबर हो गया कि ये स्वामी है, इसका काम ये है, और लेबर है तो दास है, उसका काम ये है। तो यही से जो था वो समाज में असमानता यानी इक्वलिटी का प्रारंभ हुआ, यानी वर्ग की अवधारणा का एग्जिस्टेंस हुआ। अब वर्ग की अवधारणा में क्या क्या और शामिल हो गया? चूंकि उच्चता और निम्नता हुई, एक स्वामी एक दास है, तो संस्तरण आया यानी हायरार्की आई, शोषण आया, एक्सप्लॉइटेशन आया, दमन आया, रिप्रेशन आया। तो ये सारी चीजें वर्ग के साथ साथ अस्तित्व में आने लगी। अब जब दो वर्ग मार्क्स बात करते हैं, एक बुर्जुआ और सर्वहारा की, यानी पूंजीपति और भूस्वामी है, और दूसरी तरफ श्रमिक है, तो ये जो पूंजीपति है ये अपने हितों की पूर्ति के लिए इसने बहुत सारे अपरेटस निर्मित किए, जैसे स्टेट को इसने निर्मित किया। तो अर्थात आधार संरचना पर दो हमने एक अभी कंसेप्ट लिखे थे, आधार संरचना और अधिसंरचना, बेस स्ट्रक्चर एंड सुपर स्ट्रक्चर। तो जो बेस स्ट्रक्चर होता है वो होता है किसी भी सोसाइटी का इकोनॉमिक सिस्टम यानी अर्थव्यवस्था। तो अर्थव्यवस्था पर या बेस सिस्टम पर किसका नियंत्रण होता है? पूंजीपति का। और जो उसके ऊपर खड़ा हुआ सुपर स्ट्रक्चर है, अधिसंरचना है, जैसे राज्य है, विचारधारा है, शिक्षा है, संस्कृति है, धर्म है, पॉलिटिक्स है, ये सब वैसे ही निर्धारित होंगे जैसे कि इकोनॉमिक सिस्टम उनको डिसाइड करेगा या निर्धारित करेगा। कहने का मतलब आधार संरचना जो है वो निर्धारित करती है कि आपकी अधिसंरचना कैसी होगी। इसीलिए मार्क्स कहते हैं कि बेस स्ट्रक्चर डिसाइड्स और डिटरमाइन द सुपर स्ट्रक्चर। तो अर्थव्यवस्था पर कंट्रोल है पूंजीपति का, और पूंजीपति ही जो सुपर स्ट्रक्चर है किसी भी सोसाइटी के, वहां का समाज, राज्य, संस्कृति, विचारधारा, धर्म, शिक्षा, इन सबको डिसाइड करता है, डिफाइन करता है और डिटरमाइन करता है। तो इसलिए जो मेन कंट्रोल होता है इनके अकॉर्डिंग वो अर्थ पूंजीपति का यानी बुर्जुआ क्लास का होता है। इसलिए मार्क्स कहते हैं कि जो प्रत्येक समाज के वो विचार है वो वहां के शासक वर्ग के विचार हैं। क्यों? क्योंकि उसके कंट्रोल में इकोनॉमिक सिस्टम है, बेस स्ट्रक्चर है। तो बेस स्ट्रक्चर को जो कंट्रोल करता है वही वहां के सुपर स्ट्रक्चर को, वहां के माइंडसेट को, वहां के एजुकेशन को, रिलीजन को, पॉलिटिक्स को गवर्न करता है या कंट्रोल करता है। इसलिए उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि अब सभी समाजों के जो विचार होते हैं वो वहां के शासक वर्ग के विचार होते हैं, रूलिंग क्लास के आइडियाज होते हैं। अब हम और अच्छे से इस क्लास कॉन्फ्लिक्ट को समझ सकते हैं। जो वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया यानी दो वर्गों के बीच विपरीत हित होने के कारण जो क्लैश होता है, उसमें ऐसा नहीं है कि एक को नुकसान होता है, दोनों ही वर्गों को नुकसान होता है। तो वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया में दोनों ही वर्ग बहुत कुछ खोते हैं। जैसे पूंजीपति, हमने ये एक त्रिभुज के माध्यम से, एक ट्राइंगल के माध्यम से क्लासेस को एक्सप्लेन करने की कोशिश की। दो वर्ग, एक हो गया पूंजीपति यानी बुर्जुआ और दूसरा श्रमिक यानी सर्वहारा। तो ये ट्राइंगल ये शो करता है जो पूंजीपति हैं वो संख्या में कम होते हैं तो उनको ट्राइंगल की चोटी पर दिखाया गया है, और श्रमिक या जो लेबर क्लास यानी सर्वहारा है वो समाज का एक बड़ा हिस्सा होते हैं, बहुसंख्यक होते हैं, तो उन्हें नीचे नींव पर दिखाया गया है, इस त्रिभुज के नीचे बेस पे दिखाया गया है। तो पूंजीपति जो अल्पसंख्यक है और श्रमिक जो कि बहुसंख्यक है। जब दो वर्गों में मार्क्स चूंकि मिडिल क्लास की यानी मध्य वर्ग की चर्चा नहीं करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो बीच में एक क्लास इमर्ज होता है हम उसको मध्य वर्ग के समकक्ष मान लेते हैं, जबकि मार्क्स ने कहीं भी मिडिल क्लास की बात नहीं की, चर्चा नहीं की। इनका ये कहना है कि जब दो वर्गों के मध्य संघर्ष होता है तो क्या होता है, संघर्ष की प्रक्रिया के दौरान पूंजीपति
भी उनको बहुत सारे उनको नुकसान होते हैं, वो अपना जो उनका जो इकोनॉमिक स्टेटस है, बहुत सारी संपत्ति खो देते हैं, है ना, उनकी लॉस हो जाती है। तो उसकी वजह से उनमें से कुछ पूंजीपति जो होते हैं अपनी वर्तमान जो उच्च परिस्थिति होती है उससे नीचे की तरफ, ये जो एरो नीचे की तरफ जा रहा है ये शो कर रहा है कि हम उसकी वर्तमान परिस्थिति है या संपत्ति है या धन है, उसके जो भी स्टेटस है उससे वो नीचे की तरफ आ रहा है। उसने बहुत सारा, अगर उस संघर्ष में वो बहुत सारा लॉस कर देता है, खो देता है, बैंकरप्ट हो जाता है, तो वो अपनी वर्तमान उच्च परिस्थिति से नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक है, ऐसे ही कहाँ जा रहा है, वो मिडिल में आ रहा है, देखिए इस त्रिभुज में मिडिल में, तो उसको इन्होंने नाम दिया अर्ध पूंजीपति। ठीक है, और इसी तरह ही ये जो श्रमिक है, बहुत सारे लोग, अब जब हम जो श्रमिक है, लेबर क्लास है, ऐसा तो नहीं होता कि हमेशा निम्न परिस्थिति पे रहते हैं या निम्न संपत्ति और आय को शो करते रहते हैं। धीरे 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 जब ये ग्रो करते हैं अपनी परिस्थिति में, इनमें भी चेंज आता है, और चेंज आता है तो ये अपनी वर्तमान निम्न परिस्थिति से उठकर ऊपर अपने वर्तमान स्थिति से ऊपर चले जाते हैं, यानी कहीं बीच में आ जाते हैं, तो इनको नाम दिया इन्होंने लंपट सर्वहारा। मार्क्स कहते हैं कि ये अपॉर्चुनिस्टिक होते हैं, मतलब ये जो लंपट सर्वहारा है ये अपॉर्चुनिस्टिक होता है। ये देखिए, पूंजीपति ने अपनी प्रॉपर्टी, अपनी विचारधारा को खोया तो वो नीचे आया, अर्ध पूंजीपति में कन्वर्ट हो गया, और श्रमिक जिसने तरक्की की और अपनी वर्तमान स्थिति से ऊपर की तरफ गया, और ये लंपट सर्वहारा, लुम्पेन प्रोलेटेरिएट कंसेप्ट इंग्लिश में दिया, वो बन जाता है। लेकिन ये जो मिडिल क्लास, जिसको हम मिडिल कह रहे हैं, मार्क्स ने कहीं मिडिल क्लास नहीं कहा, ये जो बीच में वर्ग उभर के आया, मार्क्स कहते हैं कि ये अपॉर्चुनिस्टिक होता है, यानी अवसरवादी वर्ग होता है। वर्ग संघर्ष में दोनों में से जिस भी वर्ग के, पूंजीपति या श्रमिक के, जिसके भी जीतने की संभावना अधिक होती है, ये उनकी तरफ मिल जाते हैं या उनकी तरफ हो जाते हैं, क्योंकि इनको अपने हितों की पूर्ति करनी होती है। तो अपने हितों की पूर्ति के लिए ये जिस भी इस वर्ग संघर्ष में जिसके भी जीतने की संभावना होती है, ये उस वर्ग के साथ मिल जाते हैं। तो ये एक वर्ग संघर्ष का परिणाम है कि एक बीच में एक नया वर्ग इमर्ज होता है, जिसको इन्होंने लंपेन प्रोलेटेरिएट और अर्ध पूंजीपति कहा, यानी क्वाजी कैपिटलिस्ट। अब मार्क्स का ये कहना है कि जो वर्ग संघर्ष है, उत्पादक वर्ग यानी श्रमिक जो उत्पादन करता है उसको उत्पादक वर्ग करते हैं, तो जो उत्पादक वर्ग है यानी श्रमिक है, शासित है, जिसपे शासन किया जाता है, जिसका शोषण किया जाता है, जो शोषित है, श्रमिक है, शासित है, यानी ओवरऑल उत्पादक वर्ग है। और दूसरी तरफ जो पूंजीपति है, शासित है, उनके मध्य जो टकराहट होती है उसमें हिंसा भी सम्मिलित हो सकती है, और जिसके परिणाम स्वरूप एक नवीन समाज या एक नवीन वैकल्पिक व्यवस्था उभर कर आती है। जैसे मैंने कहा कि आदिम साम्यवादी समाज में कोई वर्ग नहीं था, सामूहिक संपत्ति थी, तो असमानता भी नहीं थी, उच्चता निम्नता भी नहीं थी, और वर्ग भी नहीं था। धीरे 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 जब हम आगे बढ़े, यानी समाज का विकास हुआ और नेक्स्ट स्टेप पे आए, तब दास समाज से वर्ग का, यानी प्राइवेट प्रॉपर्टी का, श्रम विभाजन का, असमानता का उद्भव हुआ, तब वर्ग आया। तो ये कहते हैं कि जो उत्पादक वर्ग है और उत्पादक, ये दोनों जगह गलती से उत्पादक वर्ग टाइप हो गया है, तो जो श्रमिक वर्ग है और पूंजीपति है, यानी बुर्जुआ और सर्वहारा वर्ग है, इनके मध्य जो टकराहट होती है, वो टकराहट में हिंसा भी सम्मिलित हो जाती है, और जिसके परिणाम स्वरूप, जैसे हमने लिखा कि दो वर्गों में जब संघर्ष होता है, हिंसा हो सकती है, और हिंसा की संभावना से हम इनकार नहीं करते, तो क्रांतियां होती हैं, आंदोलन होते हैं, और फिर उनके परिणाम स्वरूप एक नवीन व्यवस्था, ये एक वैकल्पिक जो शासन प्रणाली है वो अस्तित्व में आ जाती है। तो जैसे दास समाज में वर्ग संघर्ष हुआ तो पूंजीपति सामंतवाद आया, सामंतवाद में हुआ तो पूंजीवाद आया, और अब ऐसी ये कल्पना करते थे मार्क्स, इन्होंने ऐसी कल्पना की थी कि समाजवाद का जब पूंजीवाद का जब अंत होगा तो समाजवाद उभार लेगा। तो वर्ग संघर्ष के कारण दासता से सामंतवाद, सामंतवाद से पूंजीवाद, और पूंजीवाद से समाजवाद की ओर बदलाव संभव होगा, ऐसा मार्क्स कल्पना करते हैं, क्योंकि इन सबकी जड़ में क्या है, वर्ग संघर्ष, क्लास कॉन्फ्लिक्ट। तो प्रारंभ में, अब इसको देखिए, इन्होंने जो दार्शनिक हीगेल थे, उनसे इन्होंने जो डायलेक्टिक का कंसेप्ट लिया था, तो उसमें क्या था, वाद प्रतिवाद और संवाद की थीसिस इन्होंने वहां से ड्रॉ की थी। और वो ये कहते हैं कि प्रारंभ में दोनों वर्गों में, कौन से दोनों वर्ग, बुर्जुआ और सर्वहारा, कि दोनों वर्गों में सहयोग की स्थिति होती है, नहीं वो मालिक है और वो उसके अंडर में काम कर रहा है, तो सहयोग की स्थिति, जिसने उसको जॉब दिया है वो उनको सैलरी देते हैं। फिर धीरे 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 उनके इंटरेस्ट में क्लैश होना शुरू हो जाता है, लाभ को लेकर और वर्किंग कंडीशन को लेकर, सैलरी को लेकर, तो हित संबंधी अंतर विरोध होते हैं, यानी वर्ग संघर्ष होता है, क्रांति की स्थिति उत्पन्न होती है, उसको इन्होंने कहा ये प्रतिवाद की स्थिति है। फिर उसके बाद अंत में क्या होता है कि
अंत में क्या होगा कि जब दोनों के बीच का प्रतिवाद समाप्त हो जाएगा, किसी एक वर्ग की जो है, किसी एक पक्ष के लिए उनमें सहमति बन जाएगी, तो वो सिंथेसिस यानी संवाद की स्थिति होगी। मार्क्स के अनुसार वो वर्गहीन समाज की स्थापना की ओर एक कदम होगा। तो वाद जब सहयोग की स्थिति होती है, प्रतिवाद जब उस सहयोग का विरोध होना शुरू हो जाता है, लोगों के बीच में जो है वो अंतर्विरोध होना शुरू हो जाते हैं, हित संबंधी क्लैशेस उत्पन्न हो जाते हैं। और फिर इन सबका निवारण कैसे होगा, जब इनके बीच में फिर वापस से सहयोग की स्थिति बनेगी, यानी संवाद या सिंथेसिस की स्थिति आएगी, और मार्क्स के अनुसार वो एक वर्गहीन समाज की ओर हमारा कदम होगा। एट लास्ट हम ये कह सकते हैं कि मार्क्स ये कहते थे कि जो आर्थिक संबंध होते हैं, यानी इकोनॉमिक रिलेशनशिप होते हैं, यानी बेस स्ट्रक्चर जो होता है, वो समाज के हर प्रकार के संबंधों का निर्धारण करता है। कैसे? चाहे वो सामाजिक संबंध है, राजनीतिक है, लीगल है, तो जितने भी संबंध हैं वो बेस स्ट्रक्चर से निर्धारित होते हैं। यानी इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो हमारे सोशल, पॉलिटिकल और लीगल रिलेशंस को, स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है। तो इकोनॉमिक रिलेशन डिसाइड और डिफाइन एंड डिटरमाइन ऑल अदर फॉर्म्स ऑफ रिलेशनशिप। दिस इज कॉल्ड द कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक डिटरमिनिज्म। इसीलिए जो है मार्क्स को आर्थिक निर्धारणवादी यानी इकोनॉमिक डिटरमिनिस्ट कहा जाता है। लोगों का ये कहना था कि मार्क्स हर चीज के पीछे आर्थिक स्थिति को केवल इकोनॉमिक फैक्टर को रिस्पॉन्सिबल मानते हैं। उनका ये कहना कि मार्क्स का ये कहना कि हर चीज के लिए जो है वो आर्थिक स्थिति ही जिम्मेदार है, इकोनॉमिक फैक्टर ही इंपॉर्टेंट है। इसका बहुत सारे लोगों ने विरोध भी किया और इसको आलोचना भी की। लेकिन मार्क्स के की हम जहां तक बात करते हैं तो मार्क्स के लिए वर्ग संघर्ष होना, डायलेक्टिक्स होना ही समाज में परिवर्तन का आधार है। और इसीलिए और हर समाज में चूंकि दो वर्ग होते हैं, उनमें संघर्ष होता है, विपरीत हित होते हैं, और फिर बदलाव की स्थिति यानी परिवर्तन की स्थिति या वैकल्पिक प्रशासन की स्थापना की स्थिति उत्पन्न होती है। इस तरह के जो सवाल हैं कि कंसेप्ट किसने दिए, बहुत सारे कंसेप्ट आपके सामने रखे, क्लास इन इटसेल्फ, क्लास फॉर इटसेल्फ, बुर्जुआ, सर्वहारा, है ना। तो डायलेक्टिक का कंसेप्ट, वाद प्रतिवाद, संवाद की स्थिति, यानी जो डायलेक्टिक्स, लॉ ऑफ डायलेक्टिक्स है वो क्या है, तो थीसिस, एंटीथीसिस एंड सिंथेसिस, ये किसने दिए, कहाँ चर्चा की, इनकी क्या मतलब है, ये सारे जो सवाल हैं आपके, ये सब सवाल आपके बनते हैं जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। बुक्स आपको पता होनी चाहिए। फिर भी कोई डाउट हो तो आप लोग सवाल कर सकते हैं। और